देखो जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो अब हम अपना रिवीजन कर रहे हैं। जो भी हमारा चीज़ें हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, वो हम सारी चीज़ों को हम क्या कर रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने 5 दिन अपना अच्छे से पढ़ाई किया, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन अच्छे से पढ़ाई किया। तो अब हमारा आ गया शनिवार और रविवार। तो रविवार के दिन हम कुछ करते नहीं हैं, केवल मॉक टेस्ट लगाते हैं और बाकी रिवीजन करते हैं। तो शनिवार और रविवार के दिन मैं फिर से रिवीजन रखूँगा, जो रिवीजन का भी रिवीजन होगा, यानी जो भी इस 5 दिन में हमने पढ़ा उसको एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ताकि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो याद होना चाहिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि इसको मजाक में मत लीजिएगा। अब ये लास्ट समय ऐसा नहीं कि फिर बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ पढ़िए एकदम अच्छे से पढ़िए, ताकि वो एक ही बार में कंठस्थ हो जाए और अच्छे से ज़्यादा दिन तक आपको रहे। बाद में केवल आपको नज़र दौड़ाना रहे, ये नहीं कि केवल ऊपर ऊपर से देख लिया काम हो गया। ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, जो भी चीज़ करना है दिल से करना और अच्छे से कंठस्थ करना है, ठीक है। तो बस मैं ये चाहता हूँ। तो आज हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा एक वीडियो, बेसिक लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन इस वीडियो में इस 5 दिन में हमने जो जो पढ़ा है A to Z सब चीज़ मैं यहाँ पे रिवीजन करा दूंगा। केवल आप वीडियो देख लेंगे तब भी आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें रिवीजन करना है, ठीक है। आगे और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है आज वो मैं बताऊँगा, लेकिन पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में हमने 10 परिवाची किया है, 5 दिन में 10 परिवाची किया है। तो मैं बता दूं कि इस हफ्ते हमारा कम चला, लेकिन आगे से अगले हफ्ते से सोमवार से मैं क्या करूंगा, स्पीड अपना बढ़ा देंगे तो बहुत तेज़ी से हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 हफ्ते में हमारा बहुत ज़्यादा कुछ कवर हो जाएगा। तो क्या करना है, हमने 10 परिवाची किया है। अमृत, मछली, गंगा, किरण, आग, आकाश, हाथ, घोड़ा, अश्व, धनुष, यमुना। तो ये 10 परिवाची में से आप कोई भी परिवाची मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मतलब बिना देखे मैं मुझे पूरा पूरा याद है। जैसे मैं कोई भी परिवाची ले लेता हूँ, अमृत का लेता हूँ तो अमृत का सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। जैसे मछली का ले लेता हूँ तो जल जीवन, जल तोरी, मत्स्य, मीन, छपरी, झस, अंडभ। आकाश का ले लेता हूँ गगन नभ, आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, दुष्कर, तारापथ, खगोल, देव, दुधव, अब्र, ठीक है। उसके बाद किसी और का परिवाती मैं ले लेता हूँ, किरण का परिवार लेता हूँ, रश्मि, दीप्ति, मरीचि, कर, अंशु, मयूख। इसका ले लेता हूँ आग का नेत्र, नयन, विलोचन, अक्षी, चक्षु, इच्छर, प्रचर, चक, दीदा, हग, अम्बक। किसी का लेता हूँ हास का हस्त, पाड़ी, कर, बाहु। इसका लेता हूँ अश्व का, तो अश्व का घोड़ा, अश्व का घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, रवि, सुत, संधव है। फिर मैं ले लेता हूँ धनुष का, चाप, कुदंड, पिनाक, सारंग, सरासन। फिर ले लेता हूँ मैं ये लास्ट वाला किसका है, यमुना का। तो यमुना का जमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, रवि तनिया, कालिंदी, नंदी, सॉरी काल रवि नंदिनी, कालिंदी, अर्कजा, तनुजा, सूर्यजा, तो फिर कृष्णा, कालगंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं तो उसको पूरे अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। बार बार आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये बताने का मतलब ये है कि अच्छे से पढ़िए। ये चीज़ अगर आपको ईमानदारी, अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो इसी को पहले रिवीजन कर लीजिए। इसीलिए मैं आज ये टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 के 10 परिवाची मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अमृत का सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। फिर मछली का जल जीवन, जल तोरी, मत्स्य, मीन, सफरी, झस, अंडभ। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देव नदी, देवपगा, देवसरी, सुरसरी, नदीश्वरी, विष्णुपति, जानवी, त्रिपतगा। किरण का रश्मि, दीप्ति, मरीचि, कर, अंशु, मयूख। आग का नेत्र, नयन, विलोचन, अक्षी, चक्षु, इच्छड़, प्रेक्षण, चख, दीदा, हग, अम्बक, चश्म। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, दुष्कर, तारापथ, नाग, खगोल, फलक, दयु, दीव, अंतरिक्ष, आसमान, दव। तो ये इसी का है, यहाँ पे मैंने चिन्ह लगा दिया है। तो ये आकाश का ही है। हाथ का हस्त, पाड़ी, कर, बाहु। घोड़ा का अश्व, बाजी, तुरंग, अश्व का घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत, संधव है। फिर धनुष का चाप, कोदंड, पिनाक, सारंग, सरासन। फिर यमुना का जमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, रविनंदिनी, कालिंदी, अर्कजा, तड़ीजा, सूर्यजा, कृष्णा, कालगंगा। अगर याद होगा तो आपको बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो बहुत गंदी बात है यार, याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में हमने क्या किया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार करा था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मुझे लगता है कि आपको कंठस्थ हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो 2 दिन है आपके पास, शनिवार है, रिवीजन ही करना है, याद कर लीजिए। उसका ट्रिक मैंने बताया था कि दन दिन दान देवी, नर नीर नार, अमृतलाल के द्वार सोए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दन दीन दान देवी, नर नीर नार, अमृतलाल के द्वार सोई। दन से सुमित्रा नंदन पंत, दिन से रामधारी सिंह दिनकर,
दान से सच्चिदानंद यानी अज्ञे जी, देवी से महादेवी वर्मा, नर से नरेश, फिर नीर से निर्बल वर्मा, फिर नार से नार से नारायण, फिर अमृतलाल से अमृतलाल, फिर लाल से श्रीलाल शुक्ल, के से केदारनाथ अग्रवाल, द्वार सोए मतलब कृष्ण सोबती। तो ये मुझे सन भी याद है और लेखक भी याद है, रचनाएं भी याद है, तो आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार और पूरा साहित्य। तो पूरा साहित्य अकादमी पुरस्कार 45 आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको लगता होगा कि मैं नोट्स नहीं बनाता, तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक चीज़ का मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, तब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ इसे नोट्स बना लीजिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसमें 11 लाख रुपए की राशि और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। तो जो है 1965 से लेकर 1982 तक एकल कृति के लिए इसमें दिया जाता था, लेकिन 1982 से संपूर्ण साहित्य के लिए इसमें दिया जाने लगा। तो यह पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में और एक अंग्रेजी है, ठीक है। तो कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो पहले अंग्रेजी लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम है अमिताभ घोष। पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप, यानी पहले व्यक्ति जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप जी थे, ठीक है। फिर उसके बाद पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आशापूर्णा देवी, जो कि बंगाली भाषा की थी। तो हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को 1968 में मिला। तो अब तक 11 व्यक्तियों को हिंदी भाषा में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। तो हमारा ट्रिक है दन दिन दान देवी नर नीर नार, अमृतलाल के द्वार सोएं, अमृतलाल के द्वार पर सोएं। तो दन मतलब सुमित्रानंदन पंत, दन मतलब सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए 1968 में। फिर दिन मतलब रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए। फिर दीन दान देवी दान सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जी को लो कितनी नाव में कितनी बार। फिर दन दिन दान, फिर देवी से महादेवी वर्मा यामा के लिए मिला था। तो 1982 तक एकल कृति के लिए मिला था। फिर 1982 के बाद एकल कृति के लिए नहीं मिला था, संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। तो नर से नरेश मेहता 1992। फिर नीर से निर्मल वर्मा 1999। फिर नारायण कुंवर नारायण 2005। नर नीर नार अमृतलाल अमृतकांत प्लस श्रीलाल शुक्ल को 2009 में मिला था। फिर केदारनाथ अग्रवाल 2013 में। फिर सोए कृष्ण सोबती 2017 में, ठीक है। तो आप लोगों को ये ट्रिक याद करना है, दन दिन दान देवी नर नीर नार अमृतलाल के द्वार सोए। और जो इसका डेट है देख रहे हैं, पहली बार मिला था 1968 में। तो 1968 के बाद 472, फिर 678, फिर 78, 472, फिर 678, फिर 78, 482, फिर क्या 82 से 92 से 99, फिर हम देख रहे हैं 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 17। तो ऐसे करके आपको अच्छे से याद करना है, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये था हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा कर लें। तो 45 हमने करा है, तो 45 देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी के लिए 1955 में पहली बार मिला था। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी। वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी। आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन। राहुल सांस्कृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय। सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ाचाँद। भूले बिसरे चेहरे भगवती चरण वर्मा। कलम का सिपाही अमृत राय। आंगन के पार दुआएं अज्ञे जी। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। मुक्ति बोध डॉक्टर जैनेन्द्र। अमृत और विष अमृतलाल नागर। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। आलोक के पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन। तमस भीष्म साहनी। फिर तेरी मेरी उसकी बात
यशपाल, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल। फिर 22 है हमारा चुका भी नहीं हूँ मैं, भरत भूषण अग्रवाल, उतना बस सूरज में शमशेश्वर, कल सुनना मुझे धूमिल, जिंदगी नामा कृष्ण शोभती, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री, विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लोग भूल गए रघुवीर सहाय, कवि और काला पानी निर्मल वर्मा। ठीक है, आगे अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल, मगध श्रीकांत वर्मा, अरण्य नरेश मेहता, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। फिर उसके बाद नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह, मैं वक्त के हूँ सामने गिरिराज कुमार माथुर, ढाई घर गिरिराज कुमार किशोर, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। ठीक है, उसके बाद 40वां हमारा मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, अनुभव के आकाश में चाँद लीलाधर जगुड़ी, नए इलाके में अरुण कमल, दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल, जो हम देखते हैं मंगलेश डबराल, जो हम देखते हैं मंगलेश डबराल। तो यहाँ तक आपको करना है टोटल 45 तक। ठीक है, हमने जो तीन चीज़ करा है हमने हिंदी में, एक तो हमने कर लिया है वर्णमाला, तो ये रिवीजन कर लीजिएगा। एक तो हमने कर लिया है विराम चिन्ह, तो ये एकदम कन्फर्म होना चाहिए, बार बार हम रिवीजन नहीं करेंगे ये। और उसके बाद संधि, तो ये लास्ट बार हमारा रिवीजन चल रहा है, बार बार कोई पढ़ने नहीं आएगा, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमने हिंदी में करा, इतना चीज़ें करा, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो हमने हिंदी देख लिया, अब हम देख लेते हैं जीके और जीएस में। तो मैं यहाँ पे सब करा दूंगा। ठीक है, पूरा A to Z मैंने अपने मैं नोट से अपने एक बार बता दूंगा, फिर आप लोग उसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हमें सब जीके और जीएस में हमें संविधान में क्या करना है, तो संविधान में अनुसूचियाँ एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, टोटल क्या क्या अनुसूचियाँ में होता है। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा कर लीजिएगा, तो अनुसूचियाँ कर लिया आप, संविधान सभा की समितियाँ और उसका निर्माण कर लीजिएगा, उद्देशिका के बारे में कर लेना है। ठीक है, तो ये सब कर लिया। उसके बाद संविधान सभा समितियाँ, उद्देशिका और राष्ट्रीय प्रतीक, इन सब के बारे में कर लेना है। तो संविधान में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान की अनुसूचियाँ देख लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन, तृतीय अनुसूची में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों की चर्चा, पाँचवीं में SC और ST का विशेष प्रावधान है। फिर इन पाँचों को याद करने का हमारा ट्रिक है SPORT स्पोर्ट। यस से हो गया स्टेट मतलब राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, पी से हो गया प्रॉपर्टी मतलब धन मतलब वेतन, और ओ से हो गया ओथ मतलब शपथ, आर से हो गया राज्यसभा यानी चौथे में है राज्यसभा की सीटों की चर्चा, फिर टी से है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ST। फिर हम आते हैं छठा, तो छठवीं अनुसूची में कहा गया है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में कहा गया है। फिर सातवीं में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। फिर आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में कहा गया है, टोटल 22 भाषाओं। तो पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषाएँ थीं, फिर 8 भाषाएँ बाद में जोड़ी गई। तो 15वीं भाषा जो सिंधी है वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, मणिपुर, कोंकणी यानी नमक 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इनको याद करने का ट्रिक है बॉडमॉस, बॉ से बोडो, डी से डोंगरी, मौ से मैथिली, स से संथाली। फिर हमारी 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार, जो कि पहले संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची है दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची है पंचायत, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। फिर 12वीं अनुसूची है नगर पालिका, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अनुसूचियाँ। तो ये है हमारा संविधान सभा और उसका निर्माण। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 में M.R. राय ने की थी। तो M.R. राय ने 1934 में कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। तो 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। फिर संविधान निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया, लेकिन संविधान सभा का गठन 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ और ये तय किया गया कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट रहेगा, यानी हर 10 लाख लोगों पर एक
व्यक्ति चुना जाएगा। उसके बाद संविधान में कुल जो सदस्य थी वो 389 थी, जिसमें से 296 लोग ब्रिटिश भारत के और 93 लोग देसी रियासतों के थे। तो ब्रिटिश भारत का मतलब वो है जहाँ पे ब्रिटिश शासन कर रहे थे, और देसी रियासत का मतलब वो है जहाँ पे देसी रियासतें शासन कर रही थी। वो ब्रिटिश के अंतर्गत ही शासन कर रही थी, लेकिन राजाएं थी, ठीक है। उसके बाद जो चुनाव हुआ विधानसभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, तो इन्होंने हिस्सा नहीं लिया जो देसी रियासतें थीं। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस जीत गई, 73 सीट मुस्लिम लीग, 15 सीट अन्य लोगों ने जीत लिया। फिर जो मताधिकार था इस चुनाव में, जो मत दिया गया था, मताधिकार का अधिकार दिया गया था, वो कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर बस दिया गया था, ठीक है। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें टोटल 207 लोग केवल उपस्थित हुए थे। और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो हम बता दें कि समय टोटल कितना लगा, तो संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। तो कुल 11 अधिवेशन हुए। जो हमारा 11वां अधिवेशन था, 11वां बैठक था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को दोबारा बैठक हुई। तो इस बैठक में जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए वो BN राव को नियुक्त किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था तो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। अब हम देख लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो समितियाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी समितियाँ थी, वो हमारे इम्पोर्टेंट है। तो संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। फिर नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 2 के जवाहरलाल नेहरू, 2 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 के वल्लभ भाई पटेल। और 7वीं है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो प्रारूप समिति में 7 लोग थे, 1 अध्यक्ष और 6 और व्यक्ति थे। तो देख लेते हैं 6 लोग: गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। तो ये 6 लोग थे और 1 अम्बेडकर जी थे। तो टोटल 7 लोग थे। तो संविधान में उद्देशिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उद्देशिका जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो उद्देशिका को किसने प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस उद्देशिका में एक संशोधन हुआ था, 22वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो उद्देशिका तो केशवानंद केस 1973 में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। 2 प्रकार की समानता की चर्चा है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक को। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, पिंगली वेंकैया ने इसको बनाया था। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। तो सत्यमेव जयते इस पर लिखा है, और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो देवनागरिक लिपि में है। राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन अधिनायक है, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसकी अवधि है 52 सेकेंड, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है, जन गण मन। फिर हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है। फिर राष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि शक संवत पर आधारित है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आगे हमारा राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पक्षी है मोर,
राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। राष्ट्रीय नदी है गंगा, जो कि 2008 में बनाई गई थी राष्ट्रीय नदी। ठीक है, फिर संविधान में अब आपको क्या करना है, भाग 1 से लेकर 4 यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक कर लीजिएगा। तो ये रिवीजन ये कंठस्थ होना चाहिए, बार बार कोई नहीं बताएगा। अब हम देख लेते हैं संविधान के भाग 1, जो कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में है। तो अनुच्छेद 1 है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में हमारा नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश मतलब कोई विदेशी राज्य का प्रवेश। जैसे अगर हम बांग्लादेश की किसी ज़मीन को लेते हैं तो वो अनुच्छेद 2 के तहत लेंगे। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। जैसे जो फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया है वो इसी के तहत किया गया होगा। जैसे उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था तो वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया होगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत 2 और 3 में अगर कोई संशोधन होता है तो वो 368 के तहत नहीं आएगा। फिर हमारा आगे है भाग 2, इसमें नागरिकता के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है, यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जितने भी लोग भारत में थे सबको नागरिकता दे दी गई थी। फिर अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत, उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता बनी रहेगी। तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं की जाएगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर देते हैं, जब तक कोई आप ऐसा कार्य नहीं कर देते हैं जो देश के खिलाफ है, तब तक आपकी नागरिकता कोई आपसे छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 11 में है कि संसद कानून बनाएगी, नागरिकता पे कानून संसद बनाएगी। फिर हम देख लेते हैं भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार है। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में अधिकार से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी अगर कोई भी कानून बनता है, संसद कोई भी कानून बनाती है, अगर वो कानून हमारे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं या इसको कम करते हैं या इनको अल्पीकरण करते हैं या इनसे मेलजोल नहीं खाते हैं तो उनको शून्य माना जाएगा, यानी उनको रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन यानी नौकरी यानी एम्प्लॉयमेंट, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता एवं अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड लिबर्टी। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है शिक्षा अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसे 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम, यानी मानव के देह का व्यापार नहीं होगा, जो लड़कियों को बेच देते हैं उस पर प्रतिबंध है, और बिना काम के मजदूरी भी नहीं कराया जा सकता। फिर अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों में बालकों को, जो 14 वर्ष से बच्चे हैं, उनको खतरनाक कामों में नहीं लिया जाएगा, कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म को मानने की प्रचार प्रसार, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, आप धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे हम लोग दशहरा पे मूर्ति बैठाते हैं, ये सब हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है धर्म में कर से छूट, अगर आप धार्मिक चीज़ों में पैसा देते हैं तो उस पर कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता, आप किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो सकते हैं, कहीं भी सत्संग सुन सकते हैं, कहीं भी पाठ पूजा कुछ भी सुन सकते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब हटा दिया गया है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, जो कि हमारा कानूनी अधिकार है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार, और इसी के तहत
सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, 5 प्रकार के रिट जारी करती है। अनुच्छेद 33 बलों के अधिकार को कम करना, जैसे जो भी बल है, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, जो भी बल है, पुलिस बल हो गया, तो उनके अधिकार को कम करना। जैसे कोई भी पुलिस बल ये नहीं कह सकता कि हमारा अधिकार है हम धरना देंगे, हमारा अधिकार है कि हम वोट डालने जाएंगे, उनके अधिकार को सीमित किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 34 में सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 35 संसद कानून बनाएगी, ठीक है, मौलिक अधिकार पे। फिर आते हैं भाग 4 जो कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। अनुच्छेद 36 से 51 तो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में वाद्य योग्य नहीं है, यानी अगर आपके डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो आप इसे लेके सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार को लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको लेके नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो वो जनता के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में लोक शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता यानी जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे सहायता दी जाए। मनोचित, अगर कोई दिमाग से सही नहीं है तो उसको मनोचित दशा में सहायता की जाए। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है, यानी इतना पैसा दिया जाए, इतनी मजदूरी दिया जाए कि वो निर्वाह कर सके। तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से कम के वर्ष को बच्चों को शिक्षा देना। फिर अनुच्छेद 45 में और एससी और एसटी के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण, यानी राज्य जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनकी संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी राज्य ऐसा कार्य करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बने रहे। फिर आते हैं भाग 4 क जो कि मौलिक कर्तव्य है। इसमें एक अनुच्छेद 51 क, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जोड़ी गई थी। तो मौलिक कर्तव्य टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। तो 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कर्तव्य है माता पिता का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संविधान के सारे हमने रिवीजन कर लिया। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि की क्लास करनी है रवि तिवारी सर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करनी है। अब आते हैं इतिहास में। तो यहाँ इतिहास में आपको सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्त सभ्यता तक, यानी जब तक मुस्लिम आक्रमण नहीं हो जाता तब तक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच गए हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है। तो तो एक भी चीज़ बता दूँ कि इतिहास आपको कहाँ से रिवीजन करना है। लुसेंट है आपके पास तो लुसेंट से पढ़ लीजिए, 5, 6, 7 बार आप पढ़ेंगे, उसी से पढ़ेंगे। कोई भी बुक हो उससे आप पढ़िए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं जो खान सर का नोट्स है मेरे पास, उसका PDF बना के मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। हालांकि मैंने पॉलिटी का पूरा नोट्स डाल रखा है, उसे फिर से एक बार डाल दूंगा, इतिहास का भी फिर से डाल दूंगा, ठीक है। इतना ही कर सकता हूँ और क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद UPGK के 5 PDF हमने पढ़ा है, तो उस 5 PDF को आपको फिर से दोबारा देखना है। अगर नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स बना लीजिए। अगर आपने UPGK तैयार करना चाहते हैं तो आपने, आई होप कि आप लोगों ने निकलवा लिया होगा। अगर थोड़ा सा सीरियस होंगे तो ये वाला मैप आप लोगों ने निकलवा लिया होगा, तो आशा करूँगा कि आप लोगों ने निकलवाया होगा। बाकी या तो आपके पास मैप होगा, ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा जैसी मन करे। फिर उसके बाद GST रिवीजन कर लेना है। इसके बाद विमुद्रीकरण रिवीजन कर लेना है। अब ये हो गया विमुद्रीकरण रिवीजन। अब आपको मानवाधिकार रिवीजन कर लेना है। तो अब क्या हो गया, अब ये तीनों रिवीजन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि GST, विमुद्रीकरण, मानवाधिकार, इन तीनों पे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उन सारे का प्रीवियस क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन से भी रिवीजन हो जाए, इससे भी रिवीजन हो जाए और हम बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अपना GST टॉपिक देख लेते हैं। GST हमने कर रखा है तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो GST जो है इसे अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST को 4 भागों में बांटा गया है। CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट GST,
यूटी जीएसटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, और आईजीएसटी मतलब अंतर्राज्यीय बोलते हैं इसको। तो जीएसटी इन मतलब होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 15 डिजिट का होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें पहले 2 डिजिट राज्य को बताते हैं और बीच के 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर है, और लास्ट के 3 डिजिट कुछ भी हैं। फिर उसके बाद जीएसटी काउंसिल की स्थापना 8 सितंबर 2016 को हुई थी। इसके सदस्य 33 सदस्य, जीएसटी काउंसिल की स्थापना 8 सितंबर 2016 को हुई थी। इसमें 33 सदस्य थे। अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। समिति विजय केलकर समिति के द्वारा संविधान, फिर इसके बाद संविधान संशोधन बिल जो था वो 122वां था। जो बिल था वो 122वां था और जो संशोधन था वो 101वां था, 101वां संशोधन था। फिर जीएसटी प्रारूप के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता, जीएसटी प्रारूप के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें 0, 5, 12, 18, 28 थी। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य असम था। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि जीएसटी शुरू करने वाला पहला देश फ्रांस है, 1954। भारत का मॉडल कनाडा से लिया गया है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी अनुच्छेद 279 के तहत और जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A, अगर कोई जीएसटी पे चोरी करता है तो 5 साल के सजा का प्रावधान है। फिर यहाँ पे है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी, तो 12 अप्रैल 2017 को प्रणब मुखर्जी ने। तो ये है हमारा जीएसटी। ठीक है। जीएसटी के बाद हम रिवीजन कर लेते हैं विमुद्रीकरण को, तो ये भी हमने कर लिया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो विमुद्रीकरण को ही नोटबंदी बोलते हैं, जो कि हमारे यूपी पुलिस में कई बार पूछा जा चुका है। अभी जो 17-18 को पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। तो पहली बार विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी 1946 में हुई थी, आज़ादी से 1 साल पहले। तो उस समय 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे, फिर 1954 में चल दिया था। फिर दूसरी बार तो टोटल 3 बार नोटबंदी हुई है। दूसरी बार 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ये स्वतंत्रता के बाद पहली नोटबंदी थी। ठीक है। तो इस समय 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे, लेकिन बाद में 1000 के नोट सन 2000 में फिर से चलने लगे। इसमें जो गवर्नर थे वो IG पटेल थे। अब तीसरी बार जो नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी थे और इस समय जो गवर्नर थे उर्जित पटेल थे। उस समय 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे और नए नोट 500 और 2000 के नए नोट लागू हुए थे। तो अब बता दें कि नोटबंदी क्यों किया जाता है। उसका रीज़न है काले धन को ख़त्म करना, देश को कैशलेस बनाना, आतंकियों की कमर तोड़ना, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि भारत से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला ने भी विमुद्रीकरण का फैसला किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक नोट में रुपए शब्द 17 भाषाओं में लिखा होता है। जो रुपए शब्द होता है वो 17 भाषाओं में एक नोट पे लिखा होता है। सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी करती है। 1 रुपये के सिक्के, यहाँ पे सिक्का नहीं रहेगा, नोट रहेगा। 1 रुपये के नोट पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नोटों पर RBI के गवर्नर होते हैं। तो जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी जो नोट होते हैं उस पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि सिक्के ढालने की टकसाल, यानी भारत में टोटल सिक्के कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं, वो कहाँ कहाँ हैं। तो 4 जगह है, एक तो मुंबई है, एक तो कोलकाता, एक तो हैदराबाद है, एक तो नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। तो जो मुंबई है वो सबसे पुराना है, 1830 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पे भारत रत्न आदि पदक बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर जो नोएडा है वो सबसे नया है 1989 में। ठीक है। तो यहाँ पे और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो नोट छापने के कारखाने, तो नोट छापने के कारखाने 4 जगह हैं पूरे भारत में। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सालबनी पश्चिम बंगाल। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सालबनी पश्चिम बंगाल। नासिक, देवास, मैसूर, सालबनी। ठीक है। और उसके बाद होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, जहाँ नोट छापने का कागज़ बनता है। ठीक। उसके बाद कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि देवास और नासिक के प्रेस केंद्र सरकार के अधीन है। मुंबई टकसाल सबसे पुराना है 1830 में। नोएडा टकसाल सबसे नया है 1989 में। फिर मैंने यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिख रखा है
कि 5 रुपये पे नोट पे ट्रैक्टर का चित्र होता है, उसका कलर है। 10 रुपये पे कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 रुपये पे एलोरा की गुफा, 50 पे हम्पी के रथ, 100 पे रानी की बाग, 200 पे सांची का स्तूप, 500 पे लाल किला, 2000 पे मंगलयान होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विमुद्रीकरण। अब हमारा मानवाधिकार है, तो एक बार मैं इसको भी करा देता हूँ कि मैंने नोट्स बनाया कैसे बना रखा है। तो मैंने सारा नोट्स जो है हरेंद्र सर से जो एग्जाम पर पढ़ाते हैं उनसे बना रखा है। तो मानवाधिकार, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान गैर संवैधानिक है, यानी ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत इसका गठन नहीं किया गया है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का कथन है कि लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये किसने कहा है? नेल्सन मंडेला ने कहा है। तो मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948 को यूएन द्वारा यूएन की 183वीं बैठक में इसका गठन किया गया। ठीक है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं, और जब इसमें वोट पड़े थे तो 58 में से 48 इसी के पक्ष में वोट पड़े थे। इंग्लिश और फ्रेंच द्विभाषा में अपनाया गया था। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि 298 अनुवादों के साथ सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज है। ठीक है, तो 223 तक 555 भाषाओं में इसे अनुवादित किया जा चुका है, जो यूडीएचआर है। आगे है कि इसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं, तो यहाँ पे सारा अनुच्छेद दे रखा है। अनुच्छेद में कहा है कि सभी पुरुषों को स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 2 भेदभाव से मुक्ति, अनुच्छेद 3 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 4 गुलामी से मुक्ति, अनुच्छेद 5 यातनाओं से मुक्ति, 6 कानून के समक्ष समानता, 7 विधि के समक्ष समानता, 8 न्याय तक पहुँच, 9 मनमानी हिरासत से संरक्षण, फिर 10 है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, 11 है दोषी साबित होने तक निर्दोष, 12 है निजता, 13 है आज़ादी तथा निवास की स्वतंत्रता, 14 है शरण का अधिकार। ठीक है, बाकी चीज़ें भी और मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 मैंने लिख रखा है राष्ट्रीयता का अधिकार, 16 विवाह एवं परिवार बसाने का अधिकार, 17 संपत्ति का अधिकार, 18 धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 है शांतिपूर्ण सभा, 21 है सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार, फिर हमारा 22 है सामाजिक सुरक्षा, 23 है काम करने का अधिकार, 24 है आराम का अधिकार, 25 है पर्याप्त जीवन स्तर, फिर 26 है शिक्षा का अधिकार, 27 है सांस्कृतिक कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, 28 है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दुनिया का अधिकार, फिर 29 यहाँ पे दे रखा है हमारा, 29 है अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, 30 है मानवाधिकार अहस्तांतरणीय है। फिर हम आ जाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993। तो इसकी जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन होते हैं। पहले 4 थे लेकिन अब 7 हो गया है, तो टोटल 13 लोग हैं, एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन, 7 5 12, टोटल 13 लोग होते हैं। तो जो अध्यक्ष होता है वो पूर्व न्यायाधीश होता है, जो कि 3 साल या 70 वर्ष तक वो रहता है। और जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 2 अन्य और 1 महिला रहती है। और जो 7 पदेन सदस्य है उसमें SC आयोग, ST आयोग का और OBC आयोग, अल्पसंख्यक, महिला अधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग, दिव्यांग आयोग, तो इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार देख लिया। आप देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, 1 सचिव होता है। तो अध्यक्ष में हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, और 2 सदस्य में 1 हाई कोर्ट का और 1 अन्य कोई भी व्यक्ति हो, और 1 सचिव होता है। तो इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति द्वारा की जाती है। तो जो चयन समिति होती है उसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा और विधान परिषद होता है। इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के जांच के बाद हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यूपी राज्य मानवाधिकार की स्थापना 4 अप्रैल 1996 में की गई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है,
फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र आयोग स्थापना 2006, हेडक्वार्टर जिनेवा। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन 1993 में ऑस्ट्रेलिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रोसवेल्ट। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो तेहरान, 13 मई 1968 को तेहरान में आयोजित किया गया था। आगे है कि थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय डॉक्टर के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार 1997 के निर्देश का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मानवाधिकार। ये रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है? जनवरी के दिवस, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। जनवरी के दिवस देखने के बाद अब फरवरी के दिवस को भी देख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम जनवरी के दिवस को एक बार देख लेते हैं। तो इससे हमने कर रखा है, लेकिन रिवीजन करना है हमें। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 16 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, फिर 28 डेटा गोपनीयता दिवस। ठीक है, तो ये जनवरी के दिवस हैं जिसे आपको अच्छे से याद करना है। तो उसके बाद फरवरी के दिवस को भी हम देख लेते हैं। तो 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ये जो इंटरनेट दिवस है ये 2023 में 7 फरवरी को मनाया गया था, लेकिन 2024 में 6 फरवरी को मनाया जा रहा है, यानी ये हर साल बदलता रहता है। फिर 11 विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 विश्व महिला दिवस प्लस विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को विश्व महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 को पुलवामा शहीद दिवस, 15 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर हमारा 24 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 28 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये आपको जीके और जीएस में करना था। अब आते हैं हम रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है? तो रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आप कोई रिवीजन करना चाहते हैं तो कोई ऐसा चैप्टर हो जो अगर आपने नोट्स बनाया हो तो उसे रिवीजन कर लीजिए। तो रीजनिंग में क्या है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। तो आप लोग क्या करिए, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने कहा था सेक्शनल प्रैक्टिस करना है आपको। कहीं से भी मैंने कई चीज़ें बता रखी हैं, अगर आप खोजेंगे तब तो मिलेगा। एग्जामपुर चैनल है, टेक्स्ट बुक है, टारगेट विद अंकित है, रोजगार विद अंकित है, फिर बुक है बहुत सारी। तो अगर आप चाहेंगे तब नहीं, या तो फिर यूट्यूब से किसी का प्रैक्टिस सेट अपना लीजिए रीजनिंग के लिए। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से मैं पूछूँ कि कौन सा चैप्टर, जैसे आप लोग अपना चैप्टर सजेस्ट करिएगा जब मैं पूछूँगा, तो उस पर जैसे कोई भी चैप्टर हो, जैसे आपने रिलेशन वाला चैप्टर दे दिया या डायरेक्शन वाला चैप्टर दे दिया, कोई भी जैसे कथन निष्कर्ष का चैप्टर दे दिया, तो मैं उस पर क्या करूँगा 7 से 8 10 से 15 क्वेश्चन अपने तरीके से बता दूंगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। हालांकि बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग कहेंगे तो बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने कहा था कि आप लोग को सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे सिलेबस है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए रीजनिंग का। तो उसमें जो चैप्टर आपको लगे कि ये चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको नहीं आ रहा है। तो उस चैप्टर को जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना है और उसके नोट्स बना लेना है। एक किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसका अच्छा लगे। नोट्स बना लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, और वहाँ से फिर गलती हो रहा है तो फिर उस जो नोट्स बनाए हैं वहाँ से जाके रिवीजन करिए। ठीक है, फिर मैथ में क्या करना है, तो मैथ में आपने नोट्स बनाया होगा, तो हमने गगन प्रताप से नंबर सिस्टम करा है, एलसीएम और एचसीएफ कर लिया है। तो एलसीएम और एचसीएफ अगर आपका अधूरा है तो कर लीजिएगा। तो इसका एक वीडियो मैंने डाल रखा है, एक वीडियो और डाल दूंगा तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अनुपात और समानुपात भी करा रखा है। तो मैं अपनी बात तो करूँगा नहीं, गगन सर से अगर आपने करा होगा तो इसके नोट्स बनाए होंगे, या तो किसी भी टीचर से आपने करा होगा तो उसके नोट्स तो बनाए होंगे, तो उसे आपको रिविज़न करना है। ठीक है, और एक चीज़ है जो कि आपको कभी नहीं भूलना है, कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 15 तक वर्ग और घन कर लेना है, फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। इसका मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ कि मैं ऐसा एक दिन भी नहीं है जिस दिन मैं जो
10 जोड़ घटाना गुणा भाग ना करूँ, ठीक है। तो ये करना है आपको। अब बात आती है एक चीज़ कि आपको ये चीज़ मैं संडे के दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये चीज़ जो रिवीजन है ये 2 दिन करना है। तो अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए ताकि बार बार इसमें मथी पाचा ना करने रहे। जो भी चीज़ें हैं कल करो सो आज करो, आज करे सो अब कल पे टालने वाली आदत छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ें हैं इसी हफ्ते रिवीजन करके ख़त्म करिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, संडे के दिन आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। मैं मॉक टेस्ट कहीं से भी आप लगा सकते हैं, मैं रोजगार विद अंकित से लगाता हूँ क्योंकि वहाँ पे फ्री मिलता है और अच्छा भी होता है। उस पर ज़्यादा बच्चे मारते हैं तो अच्छा लगता है उसमें रैंक वैंक देख कर। तो मॉक टेस्ट लगाइएगा एक संडे के दिन, उसके बाद पूरे संडे के दिन भर रिवीजन कर लीजिएगा और मॉक लगाने के बाद उससे अच्छे से रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो में आपका सारा रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय सजेशन कुछ भी आप दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।